सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे हम बीपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी में अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हाउ टू इंप्रूव मार्क्स इन 67 बीपीएससी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो आइए सर इसको डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर एंथ्रोपोलॉजी का जो बीपीएससी का सिलेबस है उसमें जो पूरे सिलेबस है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, जिसमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 3 सर कंपलसरी होते हैं। सेक्शन 2 को आपको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 2A और 2B। इन दोनों में से आपको कोई एक सेक्शन चूज करना होता है और उसमें से आंसर करना होता है। तो बेसिकली आपको ओवरऑल 6 क्वेश्चन के आंसर करना होता है। सेक्शन 1 में से 2, सेक्शन 2 में से दोनों में से पहले आपको कोई सेक्शन चूज करना होता है, या तो 2A के 2 क्वेश्चन या फिर 2B के 2 क्वेश्चन। तो कोई भी एक सेक्शन के 2 क्वेश्चन, सिमिलरली सेक्शन 3 के 2 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपको ऐसे 6 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। ठीक है, फिर ये 6 क्वेश्चन आंसर करने का तो आपको टोटल पैटर्न ये रहता है सर, टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर रहता है। ठीक है, टोटल सेक्शन 4 रहेंगे, 1, 2A, 2B और 3। हर एक सेक्शन में से आपको 2-2 करने। हर एक सेक्शन में से 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको चॉइस होती है, कोई भी 2 करने होते हैं। तो इस हिसाब से ओवरऑल आपके 16 क्वेश्चन होते हैं। आपको करने कितने होते हैं? 6 क्वेश्चन, मतलब हर एक सेक्शन से 2-2-2, तो 50 मार्क्स का पर एक क्वेश्चन। तो टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर हाउ टू इंक्रीज दी मार्क्स। तो सबसे पहले तो आपका चॉइस आती है सर, 2 चीजों में चॉइस होती है। पहले सेक्शन में चॉइस, दूसरी चॉइस आती है आपकी किसमें, मतलब पहले सेक्शन में फिर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन में, है ना। तो हर एक सेक्शन में आपको पता है ना 4-4 क्वेश्चन है। कैसे देख लिए, पहले हल्के से ही देख लीजिए। जैसे आपका 66 का है तो ये आपका सेक्शन नंबर 1 है ना। 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है। तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर एक आता है जिसमें कि आपके मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी 4 करने होते हैं। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 करना होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शंस की। सेक्शंस के बाद अपन बात करेंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन चूज करने। तो सर मार्क्स इंप्रूव करने के लिए देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में तो कोई चॉइस नहीं। ठीक है, आपको ये 2-2 करने करने। सर सेक्शन 2 और 2B में से मैं बोलूंगा अगर आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए तो आप सेक्शन 2A को प्रेफर करिए रादर देन सेक्शन 2B। रीजन बिंग सर सेक्शन 2B पूरा आपका थ्योरीज वाला टॉपिक है, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज है इसमें, सारी आपकी डिफिनिज्म, इवोल्यूशनिज्म वगैरह। इसमें सर मेनली आपका ना सिर्फ थ्योरी रहेगा कि कैसे किस बंदे ने डेवलप किया। तो मेनली आप इस बस थ्योरी लिखते रहेंगे 7-8 पन्ने तक, कि भाई पहले आप जैसे कल्चर का आया तो आप पूरे जैसे, या फिर आपका इवोल्यूशनिज्म चल रहा है तो आप पूरा टाइलर, फिर पूरा आप मॉर्गन, फिर फ्रेजर और इन सब की बात करते रहेंगे। तो हर एक की थ्योरी, कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी बुक, सोसाइटी, ये सारी चीजें करते रहेंगे। लेकिन इसमें डायग्राम वगैरह का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है और इसमें याद करना बहुत ज्यादा होता है, और सेक्शन 2B का सिलेबस भी ज्यादा है। वहीं अगर सर हम सेक्शन 2A की बात करें तो सर सेक्शन 2 में फायदा क्या होता है ना, प्राइमेट, जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी, रेसेस, इन सब में फायदा क्या होता है, आप थ्योरी तो लिख ही सकते हो। पहली चीज तो ये कि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, फिर यहाँ पे सर डायग्राम का स्कोप बहुत ज्यादा है। स्कॉलर्स के नाम लिमिटेड हैं, स्कॉलर्स की इसमें बुक वगैरह याद नहीं करनी। इसमें स्कॉलर्स अकेले नहीं, स्कॉलर्स की बुक, उनकी पूरी स्टडी, सब कुछ याद करना होता है इसमें 2B में। 2A में ऐसा ही चीज नहीं, बस इजी है डायग्राम, स्कॉलर, तो ये बहुत मास फ्रैक्शन बन जाता है। तो आप सेक्शन की चॉइस करनी तो मैं बोलूंगा सेक्शन 1, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B बेस्ट चॉइस। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आते हैं कि भाई आप क्वेश्चंस की चॉइस कैसे करें। ठीक है, तो अभी आपको ऐसे बताया था कि मान लिया 66 बीपीएससी का, तो देखिए आपको 1, 2, 3 है ना। तो 3 तो आपको, सॉरी, हाँ जी, तो 1, 2 और 3, तो 3 तो सर आपको मिलेंगे कि ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स में लिखा है। जैसे वह है वाइज एंथ्रोपोलॉजिकल होलिस्टिक साइंस, ये पूरा फील्ड वर्क वाला 50 मार्क्स का आ गया। ये पूरा ट्राइब बैंड कास्ट वाला पूरा 50 मार्क्स का आ गया। ठीक, और एक क्वेश्चन ऐसे आपको आता है, इसमें से 5 में से आपको कोई 4 पे आंसर लिखना था। तो ऐसा मार्क्स फ्रैक्शन के लिए एक तो आप इनमें से कोई एक चूज कर लिए, नो चॉइस। और एक हमेशा आप ये ऐसा जो जिसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं ना, कि शॉर्ट नोट लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पे सर आपको 50 मार्क्स का लिखना है। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा कि आपको 50 में से इसमें आपको एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 या 35 दे देगा, मैक्स मैक्स 30 देगा। इससे ज्यादा मतलब थोड़ी सी मुश्किल है। बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा, शायद जी आपने फुलफिल की होगी, जैसा हमने पहले बताया था आपको कि हाउ टू राइट गुड आंसर, उस हिसाब से लिखा होगा तो आपको 30-35 मिलेंगे। लेकिन वहीं पे सर अगर आप ऐसा वाला जो अप्रोच करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें बहुत ज्यादा गारंटी रहती है कि भाई आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कैसे? देखिए सर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अब इसमें कितना है, 12.5 मार्क्स का। ठीक है, आपको 4 करने, 5 नहीं करने, तो 5 में से कोई भी एक 4। इसमें आप 1.5 पन्ने में सारी इंपॉर्टेंट चीजें जितने भी आपको स्कॉलर डायग्राम है, तो 1.5 से 2 पन्नों में आप हर एक के 4-4 लिख दीजिए। 2-2 पन्ने, 8 पेजेस आपके बहुत इजीली भर जाएंगे। तो इसमें मार्क्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसमें आप 40 ले सकते हैं, 12 में से 10 तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो हर सेक्शन में ऐसे ही रहता है। तो जो भी आपको 3 सेक्शन करने, तो एक आप ये मल्टीपल वाला और एक ये वो वाला करिएगा। ठीक है, अब सर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये तो हो गया कि भाई
दो चीजों पे हमने बात की, सबसे पहले सेक्शन चॉइस, सेक्शन के बाद तो सेक्शन चॉइस पे तो हमने बात कर ही ली थी, है ना। और फिर सेक्शन चॉइस के बाद हमने एक और बात कर ली कि भाई सिर्फ सेक्शन चॉइस नहीं, हम सेक्शन चॉइस से भी आगे बढ़े कि सेक्शन के अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में से किसे चूज करना है, ठीक है। तो ये दोनों बात होगी। अब बात आगे आती है सर कि आंसर कैसे लिखना है कि भाई मार्क्स ही अच्छे मिले आंसर में। तो सर सबसे पहले ये जो डिस्कशन है ये देख लिए, तो ये डिस्कशन सर आप मोविशाला ऐप के प्लेटफॉर्म पे देखें। तो मोविशाला ऐप सर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो सर इसी ऐप पे हमने भी हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी का पूरा कोर्स है बीपीएससी के लिए पूरा डाला हुआ है। तो सर आप इस कोड का यूज करके ASRS 8161 इस कोड का यूज करके एक बार कोर्स से गो थ्रू जरूर होइएगा। सर इस कोर्स में हमने क्या किया ना कि सर हमने सारी जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं बीपीएससी के, कैसे बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, उस हिसाब से नया पूरा सिलेबस बनाया 67 बीपीएससी के लिए। हमने इसमें सर सारी चीजें इंक्लूड की हुई हैं। आप हमारे नोट्स वगैरह देखेंगे, डेमो क्लास देखेंगे, तो हमने कैसे हम नोट मेकिंग एक सब हेडिंग अप्रोच के अंतर्गत कराते कि भाई सेम आपको आंसर वहां पे लिखने में आसानी हो। आप इतना कितना याद करके आएंगे, जीएस का याद करना है, एंथ्रोपोलॉजी का याद करना है, ऑप्शनल का याद करना है, भाई सच एक सब हेडिंग अप्रोच की, हाँ भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंस, इसके बाद ये आएगा कल्चर आएगा, इसका कंसेप्ट आएंगे, इसका क्रिटिसिज्म आएगा, तो एकदम एक अप्रोच बनी रहती है। तो उससे क्या होता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, इसके बाद क्या होगा एक आंसर एकदम फ्लो में बनता जाएगा और पूरा एक मार्क्स बची आंसर अच्छे से बन जाएगा। तो हमने इस सारी चीजें इंक्लूड की है यहाँ पे। हमारे कोर्स में आपको 5 ईयर पेपर एनालिसिस, रिसेंट ट्रेंड्स, एग्जांपल्स वगैरह, कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल न्यूज वगैरह रहेगी, उससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियो, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। आइए सर अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है सर गुड आंसर कैसे क्या लिखना है, मार्क्स बचे आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सर एड्रेस द नीड ऑफ द क्वेश्चन। आपको नीड ऑफ द क्वेश्चन से एड्रेस करना है। अब क्वेश्चन आता है सर नीड ऑफ द क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है, बहुत सिंपल है सर कि आपको कीवर्ड अप्रोच फॉलो करनी है। कीवर्ड अप्रोच फॉलो कीजिए, आपका आराम से आंसर बनता जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हम बोलते हैं सर सब हेडिंग अप्रोच। सब हेडिंग अप्रोच का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि सर आपका एक आंसर का पूरा स्ट्रक्चर बनते जाता है, ठीक है। तीसरा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आप जीएस का आंसर नहीं लिख रहे, आप ऑप्शनल का आंसर लिखें तो ऑप्शनल में आपको एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना आएगा। तो अभी ये सर ऐसा नहीं कि हमने तीन चीजों का हवा में उड़ा दिया। अब नीड ऑफ द क्वेश्चन क्या इस चीज पे बात करेंगे, फिर सब हेडिंग अप्रोच पे बात करेंगे और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इन तीनों चीजों पे पहले अपन बात करते हैं। जैसे 60 से बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, फील्ड वर्क अप्रोच। 2 मिनट। जैसे मैंने बोल दिया सर नीड ऑफ द क्वेश्चन। अब नीड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, नीड ऑफ द क्वेश्चन का क्वेश्चन था कि भाई फील्ड वर्क क्या है। फील्ड वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, एक्सप्लेन। पिछले साल 2 साल पहले क्वेश्चन क्या आया था सर, फील्ड वर्क और फील्ड वर्क का इवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया था पूरा का पूरा, ठीक है। तो पिछले साल क्वेश्चन आया था इवोल्यूशन ऑफ फील्ड वर्क पे। तो यू को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, कीबोर्ड में दिक्कत है यू में, ठीक है। तो इवोल्यूशन का अगर आप लिखते तो इवोल्यूशन ऑफ फील्ड वर्क ही अगर आप 4 उसका लिखते तो ये अकेला 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे पूछा था भाई फील्ड वर्क की एसेंशियल पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो ऐसे ही था, फील्ड वर्क आप पूरा लिखते, फील्ड वर्क क्या होता है, कैक्सटेक क्या होती है, इवोल्यूशन कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे आप इवोल्यूशन ऑफ फील्ड वर्क को मैक्स टू मैक्स 1.5 या 2 पेजेस में लिखते। मेन फोकस आपका 2 से 3 पेजेस का होता है कि क्यों फील्ड वर्क एसेंशियल पार्ट है, किसने पहले किया ये। तो ये नीड ऑफ द क्वेश्चन, ये कैसे पता चला, कीवर्ड अप्रोच। यहाँ पे कीवर्ड क्या था, एसेंशियल पार्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करो। वहीं 63rd बीपीएससी जब हुई थी तो उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि फील्ड वर्क का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसे एक्सप्रेस करो। तब कीवर्ड क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ फील्ड वर्क। तो हमें आंसर किसके अराउंड रोटेट होता है, इवोल्यूशन के अराउंड। तो सर कीवर्ड को फॉलो करो, ऐसा नहीं आप तो बोलोगे यार इवोल्यूशन 4 पन्नों में लिखा है कि फील्ड वर्क से रिलेटेड था तो मार्क्स तो मिलने चाहिए, क्यों मिलेंगे भाई, आपने नीड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया। तो नीड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट हमने क्या बोला था कि सर स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा पार्ट हमने क्या बात की थी, नीड ऑफ द क्वेश्चन हो गया। फिर हमने बोला था सब हेडिंग अप्रोच से स्ट्रक्चर, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर से हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना सर, देखिए जैसे ये था आपका कल्चर रिवॉल्यूशन, कल्चर डिफ्यूजन। तो आप सेक्शन 2 भी देखेंगे तो सेक्शन 2 भी हर बार आपकी थ्योरीज ही रहेंगी। आपका इवोल्यूशनिज्म रहेगा, आपका डिफ्यूजनिज्म रहेगा, आपका फंक्शनलिज्म रहेगा, स्ट्रक्चरलिज्म है ना। तो कोई भी थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आते ही आता है। आप एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करिए कि कोई भी थ्योरी को एड्रेस कैसे करना, तो आपका सेक्शन 2 भी आपको बहुत इजीली टैकल होगा। मान लीजिए कोई भी थ्योरी है, इवोल्यूशन है, तो भाई इवोल्यूशन इंट्रोड्यूस कैसे की थी। अब यहाँ पे आ जाइए कि इनका टाइलर वगैरह इन सब ने किसने क्लासीफाई किया था। जैसे डिफ्यूजनिज्म है तो किसने क्लासीफाई किया था, सारी चीजें। इसका बेसिक प्रेमाइसिस क्या है, डिफ्यूजन का क्या है कि भाई एक कल्चर यहाँ होता है, दूसरा कल्चर यहाँ होता है, ऐसा अलग अलग नहीं होता। यहाँ से कल्चर के कुछ यहाँ पे डिफ्यूज हो जाती है, अट्रैक्ट कर लेता है, ये डिफ्यूजनिज्म। वाई रिएक्शन टू क्यों आया, तो भाई सबसे पहले इवोल्यूशन चल रही थी, इवोल्यूशन में कुछ फीचर्स थे जो लोगों को पसंद है, बोले ना भाई हर चीज ऐसा नहीं होता, तो उसके क्रिटिसिज्म में डिफ्यूजनिज्म आया। तो देखिए एकदम एक स्ट्रक्चर चलता है, अब आपको याद नहीं करना। तो इंट्रोडक्शन की हु, व्हाट, व्हाई, फिर हाउ। अब डिफ्यूजन में तो भाई इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसकी मेथड क्या है, कंपेटिटिव अप्रोच क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है, कैसे क्या कल्चर डिफ्यूज होता है, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे फिर इसके बाद इसके सारे आप स्कॉलर्स वगैरह लिख सकते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन है डिफ्यूजनिज्म में, ठीक है। तो
जैसे इसमें डिफ्यूजन अकेला आता, जनरली क्या होता है खुद ही देते कि भाई अमेरिकन डिफ्यूजन या जर्मन डिफ्यूजन क्या लिखना है आपको, तो जो भी आप स्कॉलर्स करके पूरा बाकायदा डायग्राम बना सकते थे, अमेरिकन, जर्मन डिफ्यूजन, ये सब अलग अलग, ठीक है। फिर आप यहाँ पे वही इनके अजम्पशन, इसके क्रिटिसिज्म और इस स्कूल का कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। तो आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर से आपका पूरा एक आंसर जो है ना एकदम बनते जाता और आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता और आपका आंसर एकदम फ्लो में चलता, कुछ ऊपर नीचे नहीं मिलता, तो बढ़िया से मार्क्स अच्छे आंसर बनता। एक और बात देख लेते हैं स्ट्रक्चर का। जैसे सर हर बार एक क्वेश्चन आनी आना आपका इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाले में, कोई भी एक कल्चर से पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक से 50 मार्क्स का नहीं आना है, तो आप इसका एक स्ट्रक्चर ही बना लो भाई, कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन आए तो उसको टैकल कैसे करना है। जैसे इसका आप बनाते तो इंट्रोडक्शन देते सबसे पहले पैलियोलिथिक एज क्या है, मीजोलिथिक बोलते तो मिडिल है, ट्रांजिशन एज है पैलियोलिथिक नियोलिथिक की, पैलियोलिथिक है तो सर अर्लीस्ट एज है, ये सब इंट्रोडक्शन, टाइम पीरियड वगैरह क्या है, इसका जियोलॉजिकल पीरियड क्या था, इसके क्लाइमेटिक फीचर इसमें क्या थे, फिर इसके बाद इसमें टूल्स क्या हो जाए, ये तीन आप आराम से लिखते हो और आप टूल्स पे आते हैं। फिर टूल्स में भी 3 सब हेडिंग आप दे सकते थे, टूल्स में टूल टेक्नोलॉजी क्या थी, टूल्स के मटेरियल क्या थे, टूल्स के टाइप क्या थे, फिर इनसे रिलेटेड आप डायग्राम भी बना सकते थे, टूल्स का हो जाता। फिर आप रीजनल वेरिएशन बताते, फिर हर एक स्टेज का सोशियो कल्चर फीचर है कि भाई पैलियोलिथिक था, इससे आदमी कैसे रहता था, नदियों के पास रहता था, कैसे औजार यूज करता था, इसका कल्चर क्या था, सोसाइटी क्या थी, कैसे एनिमल्स को हंट करता था, पूजा करता था नहीं करता था, एंशिएंट मैन वर्शिप करता था, रिलीजन की वर्शिप करता था, सारी चीज। तो ये सब सोशियो कल्चर फीचर में, खाना कैसा खाता था, आग कब आई थी, होमो इरेक्टस के टाइम पे आई थी, तो ये सारी चीजें। फिर रीजनल वेरिएशन वाले में आप इंडिया का डायग्राम बनाते, जैसे कुछ भी इंडिया का डायग्राम बना दिया, सेंट्रल इंडिया भीमबेटका से रिलेटेड कुछ आया तो ये पैलियोलिथिक कल्चर को भीमबेटका वगैरह में मिले, यहाँ पे आपने सेंट्रल रीजन लिख दिया, भीमबेटका लिख दिया, भीमबेटका के नीचे आप क्या लिख सकते थे, किसी भी, अब यहाँ पे स्कॉलर नहीं, यहाँ पे कहेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के नाम की वाकांकन है तो वाकांकन ने भीमबेटका को जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे टूल्स क्या मिले, नीचे टूल्स लिख दिया। वैसे आपने यहाँ पे मद्रास वाला लाइक है तो मद्रासियन कल्चर, अब भाई मद्रासियन कल्चर किसने ढूंढा था, ठीक है, अतिरकम पक्कम, इसकी साइट्स वगैरह, यहाँ पे टूल्स क्या मिले थे, सोआन वैली कल्चर, दीतेरा एंड पटरसन इन्होंने ढूंढा था, तो सोआन वैली कल्चर आपने लिख दिया। उसके नीचे आपने यहाँ पे उनके आर्कियोलॉजिस्ट के नेम लिख दिए, यहाँ पे जो टूल्स मिले वो लिख दिए। तो देख रहे पूरा डायग्राम भी बन गया, इसमें नाम भी आ गए, टूल्स भी आ गए, तो होलिस्टिक आंसर पूरा रेडी हो रहा था। फिर आप यहाँ पे कंक्लूड कर देते, तो स्ट्रक्चर का ही फायदा होता, अब आपको आंसर याद नहीं करना पड़ता कि क्या क्या लिखना, एकदम आपका फ्लो मेंटेन रहता, ठीक है। अब बात आते हैं सर कि मार्क्स के आंसर में है क्या। अभी अच्छा एक चीज रह गई थी जो हम बात कर रहे थे कि एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे, रुकिए देखिए 66 बीपीएससी वाली आप पेपर देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आया था, हाँ जी ये सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था कि डिस्कस द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी विथ सुटेबल एग्जांपल। अब ये यूनिटी डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है, ये तो आपके GS1 का जो है आप यूपीएससी हर जगह पर पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा भाई एंथ्रोपोलॉजी का पर्सपेक्टिव इसको कैसे देंगे, तो आप सब कुछ यूनिटी डाइवर्सिटी वाले लिखते हैं, यूनिटी डाइवर्सिटी GS1 वाला आंसर, लास्ट के 2 पन्ने में आप लिखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, कि जैसे कि आप इसमें 2-3 एग्जाम्पल दे देते, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, भाई सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ एलपी विद्यार्थी, ठीक है, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ एलपी विद्यार्थी, क्यों, क्योंकि एलपी विद्यार्थी भी तो वही बोलते हैं कि भाई एक ऐसा सेक्रेड कॉम्प्लेक्स रहता है जहां पे कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कल्चर, देखें डाइवर्सिटी कि रीजन अलग हो गए, डिफरेंट लेवल ऑफ कल्चर अलग हो गए, वो यहाँ पे आके मिल रहे हैं, यहाँ पे आके असिमुलेट होते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं और यूनिटी ऑफ सेम कल्चर कॉन्शियसनेस बनता है, तो ये सेक्रेड कॉम्प्लेक्स हो गया। यहीं पे आप एनएमएस कॉम्प्लेक्स वाले भी इस हिसाब से बताते हैं कैसे यूनिटी डाइवर्सिटी, वैसे आप ट्राइब कास्ट कंस्ट्रम वाला भी बताते हैं कि कैसे ट्राइब ऑफ कास्ट अलग अलग एंटिटी है, लेकिन इनके बीच में इतना ज्यादा लेन देन हो गया है, इतना ज्यादा रिलेशन हो गया कि अब इनको अपन डिसजॉइंटेड एंटिटी जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। किसमें बोला था, FG बेली, तो स्कॉलर का नाम भी आ गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट भी आ गया। तो देख रहे आपको एंथ्रोपोलॉजी का पर्सपेक्टिव भी डालना पड़ेगा, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आप इसमें पूरा GS का आंसर लिख के आते, इस काम नहीं चलता। अब आते हैं सर जो हमारी दूसरी चीजें थी कि हाँ भाई मास फैक्चरिंग आंसर कैसे क्या लिखना है हमको। तो सर देखिए अभी तो ये आपने आंसर लिखा, लेकिन आपके आंसर को अलग बनाने के लिए आपको एक डिफरेंट पंच देना पड़ेगा। आपका डिफरेंट पंच आएगा इन चार्ज की, जो है हर एक चीज में आपको डायग्राम होना चाहिए, स्कॉलर्स के नेम होने चाहिए, फ्लो चार्ट, केस स्टडीज, टाइप्स का एग्जांपल। सर क्योंकि आप 50 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं तो आप हर एक टॉपिक के अंदर आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, स्कॉलर्स का नेम को भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, फ्लो चार्ट, केस स्टडी, टाइप्स के एग्जांपल। हमने कैसे लिखा है इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। तो हमने सर 66 बीपीएससी का पूरा वीडियोस बनाए हैं एंथ्रोपोलॉजी के डिस्कशन से रिलेटेड, है ना। तो वही वाले आपको थोड़ी सी स्लाइड बताता हूँ कैसे कैसे आंसर लिखना था, एक अच्छा आंसर कैसे क्या लिखा था, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था कि व्हाट डू मीन बाय कल्चरल, 2 मिनट रुकिए,
देखिए जैसे पैलियोलिथिक कल्चर वाली था, ठीक है, तो इसमें आपको बताया था कि हर बार एक कल्चर से आ ही रहा है ना। तो हमने कल्चर में ठीक है सर सारी चीजें कर ली, हमने आपको पूरा सब हेडिंग अप्रोच बता दिया कैसे आप इसमें लिखते। आप कीवर्ड अप्रोच से पहले कीवर्ड निकालते, फिर उसमें बॉडी वगैरह क्या होती है, आप कैसे इसको डिवाइड करते सब हेडिंग अप्रोच के साथ। फिर आप बताते आप पूरा एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें की सारी चीज को आप डिवाइड कर देते हैं। या फिर जैसे रीजनल वेरिएशन वाला टॉपिक आया था, है ना, तो फिर उसमें आप आराम से ऐसे इंडिया का मैप बना दे, भाई वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन भीमबेटका, वेस्टर्न रीजन यहाँ पे, नॉर्दर्न रीजन में पीस ऑन कल्चर, ये इजी वाला डायग्राम। और इसका कॉम्प्लेक्स वाला भी बना सकते भाई, अलग अलग साइट पे अलग अलग क्या मिला, है ना। तो अब देखिए ये हमने सर अलग अलग सोर्सेस से, ये अलग सोर्स से, ये अलग सोर्स से, ये वाला मटेरियल अलग सोर्स से, ये आपके सारे टूल टाइप्स के डायग्राम। तो ऐसे करके आपको डायग्राम वगैरह, फिर हर एक साइट के नीचे, जैसे कोई भी साइट है, नेवासा यहाँ मिली थी, ठीक है, तो नेवासा में रॉ मटेरियल्स वगैरह क्या क्या थे, ये सारी चीजें, ठीक है। बिलान वैली थी तो किसने देखा था, जिया शर्मा ने देखा था, इसके एक्सकेवेटर कौन थे। तो ऐसे करके आपको स्कॉलर्स के नेम, आर्कियोलॉजिस्ट के नेम, ये सब इंक्लूड करना, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे सर, ठीक है। और देखते कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया, अपन चलते हैं ऐसे, मान लीजिए संस्कारेशन वाले वो जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, भाई संस्कारेशन क्या था, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे इसमें, वर्ना इन कास्ट और कास्ट सिस्टम संस्कारेशन में चेंजेस क्या आए थे। तो इससे संस्कारेशन वाला था, वर्ना कास्ट पूरा था, संस्कारेशन का आपको पूरा डायग्राम बनाता है, एक डायग्राम आपको पूरा बता देता है ये। इसमें क्या आ गया, इसमें आपकी केस स्टडीज भी आ गई, इसमें आपकी सारी चीजें आ गई कि भाई डिफरेंट मॉडल्स ऑफ संस्कारेशन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ट्राइबल। ब्राह्मण में हमें पता है लिंगायत, शिवाइज्म कर लिए थे, इसमें तो साउथ इंडिया विश्वकर्मा ब्राह्मण बन गए थे। तो ऐसे हर एक मॉडल के अंदर आपको दो दो तीन तीन एग्जाम्पल, तो आपके इतने डायग्राम, इतनी केसेज सारी रेडी हो गई आपकी, ठीक है। संस्कारेशन है तो भाई संस्कारेशन कहाँ पहले हुआ था, एम एन श्रीनिवास, कौन सी बुक, रीजन सोसाइटी अमंग कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, तो कुक्स की स्टडी की थी, उनकी बुक का नाम भी यही था। तो ये सारी चीजें ऐसे करने से आपका सब कुछ डेवलप होता। फिर संस्कारेशन के लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम है, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, संस्कारेशन, तीनों जगह यूज हो सकता था, ठीक है। अब हम नोट्स में हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है सर, ठीक है। और देखिए तो देख रहे हैं आप सारी चीजें आपकी आती जा रही है सर। फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस है, तो जैसे लेमार्किज्म का क्वेश्चन आया था 12.5 वाले में, लेमार्किज्म पूरी थ्योरी लिखते रहे, एक फ्लो चार्ट आपका पूरा लेमार्किज्म बता दिया। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैंने खुद ही मतलब पढ़ के ऐसे डिड्यूस किया था कि सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रेशर आता है, एनवायरमेंटल प्रेशर के कारण नीड एंड वांट डेवलप होती है, नीड एंड वांट के कारण न्यू ऑर्गन डेवलप होते हैं। ये क्यों डेवलप होते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स के कारण दो चीजें हो सकती है न्यू ऑर्गन डेवलप के बाद, या तो आप उसे यूज एंड डेवलप करो या फिर आप उसे छोड़ दो। तो अगर आप उसे यूज करते हो तो वो डेवलप हो जाएगा, और अगर आप उसे डिसयूज करते हो तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे स्नेक का नहीं बोलते, उन्होंने पाँव यूज करना बंद कर दिया तो गायब हो गए, तो एलिमिनेट हो गए। अब यही जो नए चेंजेस हैं ये इनहेरिट हो जाएंगे इन नेक्स्ट जनरेशन, और उसके कारण क्या बन जाएगी, न्यू स्पीसीज। तो एक फ्लो चार्ट पूरा आपका लेमार्किज्म बता दिया। तो देखा फ्लो चार्ट, केस स्टडी, स्कॉलर्स नेम, डायग्राम, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। अब स्कॉलर्स के नेम कैसे, जैसे आपका कोई भी थ्योरी वाली चैप्टर है, थ्योरी में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स के नेम आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये तो डोमिनेंट कास्ट वगैरह है, सेक्शन, हाँ जी ये आ गया। जैसे मान लिया कल्चर रिवॉल्यूशन, कल्चर डिफ्यूजन, इसमें आपको स्कॉलर्स के नेम वगैरह सब कुछ चाहिए थे, ठीक है। या मेरिट लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव अप्रोच इन एंथ्रोपोलॉजी, तो इसमें तो इवोल्यूशन वाला तो सिंपल था ना, आप इसमें सब कुछ नाम लिखते, ब्रिटिश के टाइलर, अमेरिकन के मॉर्गन वगैरह, जर्मन का बेफेटॉन, नियो इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन से इतने सारे स्कॉलर नेम, सबके कंट्रीब्यूशन वगैरह थे, तो ये तो हर बुक में आपको मिलेगा। लेकिन से कंपैरेटिव अप्रोच आपको नहीं मिलेगा ज्यादा जगह। तो कंपैरेटिव अप्रोच में आपको क्या कंपैरेटिव अप्रोच है, किस किस का नाम आना चाहिए, कैसे कंपैरेटिव अप्रोच इवोल्यूशन में यूज किया था। सबसे पहले गोल्डन बॉग में जेम्स फ्रेजर ने यूज किया था, फिर टाइलर ने भी इसको यूज किया था अपनी म्यूजियम एंथ्रोपोलॉजी इन सब में, ठीक है। तो टाइलर, एंशिएंट सोसाइटी जो बुक थी मॉर्गन की, उसमें मर्डॉक का क्रॉस कल्चर सर्वे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कभी कंपैरेटिव अप्रोच है। तो मर्डॉक का क्रॉस कल्चर सर्वे, जिसको ये HRF बोलते हैं, इसको ह्यूमन रिलेशन एरिया फाइल, एक ही सोसाइटी मतलब एक ही अपने कॉलेज में उसने डिफरेंट उन लोगों से डिफरेंट जो वहां पे कॉलेजेस थे ना, तो सबने क्या किया, अपनी फाइल्स वगैरह एक्सचेंज करके एक पूरा एक रिसोर्स टाइप का बना दिया था, लाइब्रेरी टाइप की, वो था ह्यूमन रिलेशन एरिया फाइल्स, ठीक है। तो वो क्रॉस कल्चर सर्वे के लिए बहुत ज्यादा यूज था। फ्रेंच बॉयज ने क्यों इसे क्रिटिसाइज किया था, फिर उन्होंने कंसेप्ट दिया था हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का, कि भाई कंपैरेटिव अप्रोच नहीं, हिस्टोरिकल अप्रोच को फॉलो करो। तो देख रहे हैं आप पूरा एक पैटर्न बनते जा रहा है, डिफरेंट स्कॉलर्स के नाम, उनकी बुक वगैरह सबके साथ आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें से आपको सब मार्क्स मिलेंगे। तो पूरा हमने 66 का एनालिसिस किया, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह, ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन, ट्राइब कास्ट कंट्रोल के डायग्राम, असली डायग्राम ही नहीं, इसमें फिर FG बेली वगैरह का एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ है ना। जैसे ईसा TCC, तो इसमें रॉबर्ट राइटफील्ड का आना चाहिए था, मैरिएट एंड मिल्टन सिंगर का आना चाहिए था स्कॉलर्स में इंट्रोडक्शन। फिर इन लोगों की केस स्टडी, जैसे मिल्टन सिंगर की केस स्टडी कहाँ पे थी, किशनगढ़ी में थी, तो उन्होंने किशनगढ़ी में ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन की स्टडी करी थी, है ना। रॉबर्ट राइटफील्ड ने मैक्सिकन सोसाइटी की स्टडी करी थी। तो ये सारी चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए, तब कहीं जाके एक मास फैक्चरिंग आंसर अच्छे से इंक्लूड होता है। तो ये तो बस आपको बताने के लिए था। तो आप देख रहे हैं आपने सारी चीजों का आपको इंपॉर्टेंट था, डायग्राम, स्कॉलर, फ्लो चार्ट, केस, ट्राइब्स वगैरह।
तो सर होता क्या है ना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक ही बार, तो आप नोट ही ऐसा बनाएंगे कि आपको एक जगह सारी चीजें मिल जाए, तो एग्जाम टाइम पे आपको इधर उधर ना भागना पड़े। अभी आप कैसे करेंगे? खुद से करने में सर इतना टाइम लग जाएगा कि आप 60% बीपीएससी तो अब नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको देना है तो अब कैसे? तो सर उसके लिए आपको हमारी हेल्प लेनी पड़ेगी। आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करिए, इस कोड का यूज करिए। तो यहाँ पे सर आप देखोगे कि हमने जो पूरे नोट्स वगैरह सारी चीजें बताई, आपको सारी चीजें एक ही जगह सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी जैसे आपने देखी होगा हमारे 5 ईयर पेपर में हमने सारी चीजें इंक्लूड की, वही चीजें हमने अपने नोट्स में बनाई। तो आपको डायग्राम, स्कॉलर, फ्लोचार्ट, केसरी टाइप सब कुछ एक जगह मिलेगा। तो सर ये क्या करेगा ना, ये आपको एक डिफरेंट एज देगा, डिफरेंट पंच देगा ओवर दी अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका जो मार्क्स है ना, मार्क्स अच्छे खासे बढ़ेंगे। आपका जो आंसर है वो अलग मार्क्स फ्रैक्शन बनेगा, अलग ही आपका आंसर दिखेगा। ठीक, तो सर इसलिए अगर आप हमारे कोर्स से लिंक होते हैं तो हमने ये सारी चीजें आपको जगह दी। अगर आप खुद से करेंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको 4 से 5 सोर्सेस करने पड़ेंगे। जैसा आपने देखा होगा हमने अलग अलग सोर्सेस से डायग्राम उठाए, खुद से बनाए, जहां अच्छा सोर्स मिला वहां से फोटो उठा के उस चीज को वहां पीपीटी में इंक्लूड कर दिया, उसको वहां नोट्स बता दिए, तो एक ही जगह सब कुछ कंपाइल हो गया। तो सर ऐसा आप कर सकते हैं। अगर हमारा कोर्स लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड नोट्स, डिक्टेशन, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजें, रिसोर्सेज, लास्ट 5 ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो सर एक बार मोहिशाला ऐप पे जाके इस कोड का यूज करके जरूर से गो थ्रू होइएगा कोर्स से, आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार गो थ्रू होंगे, आपको खुद ही समझ आएगा कि हमारा कोर्स इससे अलग है। होपफुली आप वीडियो से आप थोड़े कन्विंस होंगे। बाकी आप यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर भी डिफरेंट वीडियोस देख के जज कर सकते हैं। तो ओके सर, दिस इज द कोड ASRS8161, प्लीज यूज इट एंड गो थ्रू वंस थ्रू द कोर्स। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। गुड नाइट सर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।